Good morning, class 9. This is the second clip of chapter 1 of economic, the story of village Palampur. And in last clip, you had read three topics of this chapter: overview, introduction, and organization of productions. Let's start the next topic of today. This is overview and introduction, and this is organization of production. And this is the topic of today: farming in Palampur. In this topic, you have to read some subtopics such as land is fixed is the first topic of this topic. तो लैंड इज फिक्स्ड का मतलब समझना है, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा सुनने पे फोकस कीजिए, शब्दों पे लिखे हुए से ज़्यादा सुनने में समझ में आएगा। पालमपुर का मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन, वो भी फार्मिंग प्रोडक्शन है। और यहाँ के 75% लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। बट यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ जो फार्म्स था 1960 से पहले वो बहुत कम थी। बाद में क्या की गई कि इस कल्टीवेशन के आकार को बढ़ाया गया, यानी जो एरिया था उसे साफ़ की गई जंगल एरिया का, या जो बेस्ट लैंड था उसे कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया, और तब जाके खेती लायक इसे बनाई गई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मेजर का लैंड का, वो होता है हेक्टेयर, और गांव में इसे बीघा और कट्ठा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी में देख रहे हैं दूसरा टॉपिक कि लैंड इनके पास फिक्स है, तो इस फिक्स लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के क्या क्या तरीके हैं। तो हालांकि जो पालमपुर गाँवों जैसे जो किसान होते हैं वो साल में 3 तरह के फसल उपजाते हैं। एक गर्मी में यानी समर में खारिफ क्रॉप यानी रेनी में, फिर अक्टूबर नवंबर में आप वो आलू लगा लेते हैं, और फिर सीज़न विंटर जो सीज़न होता है उसमें राबी क्रॉप्स उपजाते हैं। और ये हर एक पालमपुर जैसे गांव में यही स्थिति होती है। तो पुराना जो सिस्टम था गांव में खेती करने का, इरिगेशन का, वो था पर्शियन बेल। बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जब इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, तो जिसके वजह से यहाँ पे पर्शियन व्हील के जगह पे ट्यूबवेल्स आई। और ट्यूबवेल से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्यूबवेल्स लगाए गांव में, कुछ प्राइवेट भी अपना ट्यूबवेल्स लगाए, जिससे 1970 के बाद हर क्षेत्र में इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध हुई। अब इसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ी। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का मेन रूप से 2 ही तरीका है। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका मतलब होता है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land, same piece of land during the year is known as multiple cropping। यानी एक साल में एक ही ज़मीन पे 2 से ज़्यादा फसल उपजाने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसा कि अभी आपने देख चुका है। दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि जो खेती का जो टेक्निक होता है उसमें यूज किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रैक्टर या हाई वेराइटी इल्डिंग का सीड्स। इल्ड मतलब यहाँ समझ लो पहले, ये इल्ड एक मेजर्ड है जिसमें किसी गिवन पीस ऑफ लैंड पे कितना प्रोडक्शन किया जाता है एक सिंगल सीजन में, उसे इल्ड कहा जाता है। तो इस इल्ड को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1968 में, तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से एक नई सीड आई थी गेहूं का, जिसका नाम था HYV यानी हाई इल्डिंग वैरायटी सीड, और इससे गेहूं के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। और इसके वजह से क्या हुआ कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से पंजाब, हरियाणा, यूपी वाले क्षेत्रों में गेहूं की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ी। यानी मेन रूप से कह सकते हो कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर, हाई वैरायटी सीड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ट्यूबवेल्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एक ही ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाना। अब सोच सकते हो कि ट्रेडिशनल खेती में यानी पुराने टेक्नोलॉजी की खेती में 1 हेक्टेयर में 1300 किलो अनाज उपजाया जा सकता था, जबकि इस HYV सीड्स के मदद से उसी ज़मीन पे एक सीज़न में 3200 किलो अनाज उपजाई जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। किसके वजह से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज की जाएगी तो क्या लैंड जो है वो जीवित रह पाएगा, सस्टेन कर पाएगा, फ्यूचर के लिए क्या बच पाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड आई उसके वजह से जो सॉइल का फर्टिलिटी था वो डाउन हो गया, क्योंकि
इस मेथड में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए। इस मेथड में वाटर टेबल भी घटा क्योंकि ट्यूबवेल इस्तेमाल की गई और अनलिमिटेड मात्रा में पानी निकाली गई। साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो घटा ही, साथ ही साथ जो ज़मीन की जो उपजाऊपन था वो इस केमिकल फर्टिलाइज़र के वजह से डाउन भी हुआ। अब इसी में देख रहे हैं इस पेज में आप क्या कि ये अगला है कि पालमपुर जैसे गांवों में लोगों के बीच में यानी फैमिलीज़ के बीच में ज़मीन बटी हुई कैसी होती है। तो यहाँ पालमपुर में दिखाई जा रही है कि टोटल 450 फैमिलीज़ थी, जिसमें 150 फैमिलीज़ लैंडलेस लेबर थी। अब यह लैंडलेस लेबर तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे बड़े किसानों पे। 240 फैमिलीज स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड के साथ थे, जिनके पास कम से कम 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी। तो ऐसे लोग अपने खेती करते थे अपने ज़मीन पे, लेकिन साथ ही साथ उस ज़मीन से वो क्या करते थे, अपने सर्वाइव का साधन उपजा लेते थे। जबकि 64 या ऐसे कह सकते हो 60 फैमिली यहाँ पे ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी। अब ये 60 फैमिलीज़ के बाद इतना प्रोडक्शन होता था कि अपना उपजाऊ करने के बाद ये बचा लेते थे। बहुत अच्छी तरीके से ये क्या करते थे, बचाते थे। और साथ ही साथ ऐसे परिवारों का इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट क्लिप में भी आपको बताया था। ऐसे आपका बुक अगर आपके पास होगा तो बीच बीच में ब्लू ब्लॉक दिया हुआ होगा, यानी बॉक्स टाइप का, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे किसी कैरेक्टर का। जैसे इसमें गोविंद कैरेक्टर का एग्जाम्पल है जिसके पास ज़मीन कम है, तो वो आप बुक से पढ़ लिया कीजिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल ये क्रिएट होता है फार्मिंग में कि ज़मीन में यानी खेती करने के लिए लेबर मजदूरी कौन करता है। तो यहाँ मजदूरी मेन रूप से 2 ही तरह के किसान करते हैं, या तो स्मॉल फार्मर जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती है, लैंडलेस लेबर, या फिर ऐसे कह सकते हो मीडियम फार्मर। यानी पहले स्मॉल फार्मर का आप देखो, स्मॉल फार्मर जिनकी परिवार ही क्या करता है, उनको खेती में अपना मजदूरी प्रोवाइड कर देता है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, लैंडलेस लेबर को क्या करते हैं, अपने खेतों में हायर करते हैं ताकि प्रोडक्शंस हो सके। और जब ये हायर करते हैं तो इन छोटे छोटे मजदूरों को, लैंडलेस लेबर को, मजदूरी के रूप में 2 चीज़ें दी जाती है, या तो कैश दिया जाता है या फिर क्रॉप्स दी जाती है, फसल दी जाती है लगाने के बदले। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी फिक्स कर दिया है कि 1 दिन का कम से कम इन मजदूरों को 60 रुपये देना चाहिए बस। लेकिन जो खेती करवाते हैं बड़े किसान, वो 30-35 से 40 हज़ार रुपया से ज़्यादा, 40 रुपया से ज़्यादा इन लोगों को मजदूरी के रूप में नहीं देते हैं। तो आगे का सवाल ये है कि जो छोटे किसान खेती करते हैं उनके पास पूंजी कहाँ से आती है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ट्यूबवेल्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, हाई क्वालिटी का सीड चाहिए। तो इस खेती के लिए क्या करते हैं, छोटे किसान लोन लेते हैं, या तो मनी लैंडर से या ट्रेडर से, जिनको ये उपजाने के बाद अपना भोजन सप्लाई करते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि प्रोडक्शन अच्छी ना हुई, बाढ़ आ गया या फिर सूखा हो गया या फिर बीमारी के कारण फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये छोटे किसान लोन चुका नहीं पाते हैं और एक तरह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जिन्हें डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। यहाँ पे जब बुक आपके पास होगा तो देखना, यहाँ पे तेजपाल सिंह का एक कहानी दिया होगा और एक औरत सबिता का। वो तेजपाल से लोन लेती है और तेजपाल क्या करता है, तेजपाल के कर्ज के जाल में वो फंस जाती है। अब यहाँ इस फार्मिंग का लास्ट टॉपिक है कि ये जो जब प्रोडक्शन हो जाती है तो वो प्रोडक्शन का करते क्या है ये लोग। तो प्रोडक्शन का देखो, अलग अलग लोग क्या करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो जब प्रोडक्शन करते हैं तो अपने साल भर की ज़रूरत यानी खाने की जो चीज़ होती है वो खेतों से पूरा कर लेते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा बचता नहीं है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद साल भर की ज़रूरत रख लेते हैं और जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसे मार्केट में वो जाके सेल कर देते हैं, यानी सप्लाई करते हैं, वहाँ से ट्रेडर अपना खरीद लेता है। अब ये लार्ज फार्मर जो एक्स्ट्रा सेल करते हैं, उस एक्स्ट्रा सेल की ही से जो पैसे इनको मिलते हैं वो या तो बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं या फिर उन पैसों से दूसरा पूंजी खरीद लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर और कैटल। अब इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो पालमपुर में 25% लोग ऐसे थे जो फार्मिंग के अलावा भी दूसरे काम करते थे। उस नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आपको यहाँ दिख रहा है 4 एक्टिविटी, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्ट। तो डेयरी में देखो, डेयरी में क्या होता है कि जो कुछ लोग क्या करते हैं, गाय या भैंस पाल लेते हैं एंड उससे कोई क्या करते हैं, उसका निकाला हुआ दूध जाके मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन करने के बाद दूध का जाके रायगंज में सेल कर देते हैं। इसी तरह से स्मॉल स्केल में आप देख सकते हो, स्मॉल स्केल में क्या है
कि छोटे छोटे किसान जब खेती करते हैं तो उनसे क्या करते हैं, छोटा छोटा प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मान लो जो गन्ने की खेती करता होगा वो गुड़ बना करके जाके मार्केट में सेल करता होगा। तीसरा शॉपकीपर, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गांव में दुकानें देखने को मिल जाती है जिससे डेली ज़रूरत की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेली कमोडिटीज़, वो सेल होती है। जैसे व्हीट, राइस, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, यानी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है गांव वालों को, वो इन दुकानों से दुकानदार के थ्रू मिल जाता है। इसके अलावा चौथा है ट्रांसपोर्ट। आप देखते होंगे कि गांवों में, इस गांव से शहर को जोड़ने के लिए जो रोड है उस पर टांगा, रिक्शा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ये सब चीज़ें मिलती है ताकि गांवों को से जो सप्लाई हो सके शहरों तक, वो पहुंचाई जा सके। तो ट्रांसपोर्ट भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आती है जो पालमपुर जैसे गाँवों में की जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा जो ये चैप्टर अभी ख़त्म हुआ, इस पूरे चैप्टर में पालमपुर के बारे में हमने बात की। तो ऐसे गांव पूरे इंडिया में हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन हर गांव इसके तरह डेवलप्ड नहीं होती है। बस इस पूरे गांव से हमने ये समझाने की कोशिश किया कि प्रोडक्शंस कैसे किए जाते हैं।